हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन फोमा एजुकेशनल हब। देखिए, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने कुछ डॉपलर इफेक्ट से रिलेटेड कुछ बातें की थी। अभी एक क्वेश्चन करवाऊंगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन है ये, और ये क्या है नोट्स में लिखा हुआ है। वैसे ये क्वेश्चन ऐसा है कि जो फोर वेलोसिटी होता है u और फोर फोर्स जो होता है f, ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। ये बताना है अपने को। क्या बताना है कि फोर फोर्स F, चतुर्विम बल और चतुर्विम आकाश में जो वेग होता है वो दोनों लंबवत होते हैं। वो बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ये सिद्ध करना है। ठीक है, क्लियर है? तो देखो, मैं किस मोटिव को ध्यान में रखते हुए इसको स्टार्ट कर रहा हूँ कि मुझे ये प्रूव करना है कि दोनों परपेंडिकुलर है ना। तो परपेंडिकुलर कोई भी चीज़ जब होती है तो दो चीज़ों का डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो आ जाए तो वो दोनों परपेंडिकुलर होती है ना। जैसे मान लो ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो आ जाए, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है? ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा होता है। तो अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो थीटा 90 हो जाएगा, और थीटा जैसे 90 होगा ये जीरो के बराबर हो जाएगा। तो ये जब जीरो होगा इसका मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो मैं इनके दोनों का मल्टीप्लीकेशन डॉट प्रोडक्ट लेके चलता हूँ, और वो लास्ट में जाके अगर जीरो आ गया तो इसका मतलब क्या होगा कि ये परपेंडिकुलर है, लंबवत है एक दूसरे के। यही होगा प्रूफ। तो मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेके चलता हूँ। ठीक है, चलिए ये प्रूव करना अपने को। तो प्रूफ देखिए, अपने को ये प्रूव करना है कि u परपेंडिकुलर टू f है ना। अब देखो सुनो, मैं पूरा f नहीं ले रहा, ये u भी पूरा नहीं ले रहा, मतलब टोटल नहीं ले रहा, रिजल्टेंट नहीं ले रहा। अभी मैं किसका कोई पर्टिकुलर घटक ले रहा हूँ, जैसे या तो u1 ले लो या u2 ले लो। इसका u1 ले रहे हो तो इसका भी f1 ले लो, है ना, और इनका डॉट प्रोडक्ट करो। इसका क्या करना है? डॉट प्रोडक्ट करना है। ठीक है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करें। चलिए करते हैं। लेकिन अब मैं u1 f1 ले कि u2 f2 ले या u3 f3 ले, या कौन सा घटक ले? तो इसकी जगह मैं एक जनरल काम में ले लेता हूँ कि अभी मैं 1 2 नहीं लिख रहा, इनको u म्यू लिख देता हूँ। म्यू 1 से लेके 4 में से कोई सा भी एक हो जाएगा पर्टिकुलर। अभी जनरल रख लेते हैं, इसमें से म्यू लिख लें। ठीक है, अब देखिए u म्यू और एफ म्यू क्या होता है? एफ म्यू होता है डी पी बाई डी टी होता है ना। और फोर वेलोसिटी, फोर फोर्स है, तो ये क्या होता है? डी पी बाई डी टाउ होता है। आपको याद हो तो मैंने बताया था कि फोर फोर्स जो होता है उसको अपन डी पी, पी तो फोर मोमेंटम है ये, इंटो अपॉन डी टाउ लिखते हैं। डी टी नहीं होता, डी टाउ होता है। ठीक है ना। और डी टाउ क्या होता है? प्रॉपर टाइम होता है। इसको बोलते हैं प्रॉपर टाइम, उपयुक्त समयांतर या समयांतराल, ये मैंने बताया था। ठीक है, तो ये दोनों का वैल्यू रख दिया, यू न्यू और एफ म्यू दोनों का वैल्यू रख दिया हमने। ठीक है, यू म्यू और एफ म्यू। अब देखिए पी म्यू होता है ना, वो होता है एम नॉट और यू म्यू। ये भी पढ़ा था हमने कि मोमेंटम, फोर मोमेंटम को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं फोर वेलोसिटी के टर्म में। तो इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँ, करिए भैया। तो देखिए इसका वैल्यू पुट करेंगे तो यू म्यू डॉट एफ म्यू इक्वल टू यू म्यू डी बाई डी टाउ। पी म्यू का वैल्यू आएगा एम नॉट यू म्यू, राइट। तो इसका डिफरेंशिएशन करो, फिर डिफरेंशिएशन करो भैया। यू म्यू डॉट एफ म्यू यू म्यू, इसका एक बार एम नोट को रख लो फिर उसका कर दो। तो पहले मैं काम करता हूँ, एम नोट का डिफरेंशिएशन कर लेता हूँ, यू म्यू को बाहर ले लेता हूँ। यू म्यू बाहर आएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, और डी एम नोट का डिफरेंशिएशन कर देता हूँ। ठीक है, प्लस अब की बार एम नोट को बाहर ले लो, यू म्यू का कर दो। तो एम नोट को बाहर ले लो, तो एम नोट को बाहर ले लिया, यू म्यू पहले से है, और इसका यू म्यू का डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, क्लियर है? चलिए भैया, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी चल रहा है ठीक है। ठीक है, अब देखो मैं कुछ जुगाड़ कर रहा हूँ। क्या जुगाड़ कर रहा हूँ अभी समझ में आएगा, क्यों किया ये भी समझ में आ जाएगा। ये मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ
और 2 से डिवाइड कर दूँ तो किसी को कोई दिक्कत है? क्या ही दिक्कत होगी? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलो सही है। एक दूसरी चीज़, अगर मैं u म्यू का स्क्वायर है इसका डिफरेंशिएशन करूँ, इसका अवकलन करूँ, तो क्या आएगा? क्या आएगा? इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 2 डी म्यू अपॉन डी टो। अरे जैसे एक्स स्क्वायर है, इसका टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, टी के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो क्या होगा? ये पावर इधर आ जाएगी, फिर जो है x, तो x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ऐसे ही करते हैं ना एक्स स्क्वायर का, ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अभी देखिए आगे चलिए, ये आ गया। तो इसका मतलब है कि अगर ये चीज़ है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक ही बात है, ठीक है। एक सेकेंड, मैंने कुछ गड़बड़ बोला क्या? मैंने कुछ गलत बोला है ना? मैंने ये गलत बोला। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? जैसे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है टी के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या होगा? पहले तो एक्स स्क्वायर का करो, एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 2x, फिर x का करो तो क्या आएगा? dx/dt। ऐसे आएगा। अभी ध्यान दो, मैंने गड़बड़ कर दिया है ना। तो ये जो है इसका डिफरेंशिएशन करना होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? एक सेकेंड, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2u म्यू, ये तो यू स्क्वायर का हो गया, अभी u म्यू बचा तो इसका u म्यू का क्या होगा? 2u म्यू अपॉन डी टो, ठीक है, ये करेक्ट है। पहले गड़बड़ लिख दिया था मैंने, क्लियर है? समझ आए? अभी देखो, इसका मतलब है कि ये जो चीज़ है इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं स्क्वायर के टर्म में, मतलब ऐसे यू स्क्वायर बना गया। तो यहाँ पर भी तो यही है, यहाँ पे देखो 2 इंटू यू म्यू इंटू डी यू म्यू अपॉन डी टू, यही है। मतलब ये जो है 2 और इस चीज़ को मैं ये लिख सकता हूँ, तो लिखो यू म्यू डॉट एफ म्यू इक्वल टू यू म्यू का स्क्वायर डी एम नॉट बाई डी टाउ, और ये इसमें बचा एम नॉट बाई 2 बच गया, एम नॉट बाई 2 बच गया। बाकी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ डी यू म्यू का स्क्वायर बाय डी टाउ, ठीक है, ये बना दिया। ये करने का मकसद क्या था कि मैं इसको स्क्वायर की टर्म में ले आऊँ, क्योंकि मेरे पास इधर भी स्क्वायर है। इस स्क्वायर की टर्म में क्यों लाना चाह रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ फिक्स करना है। क्या? देखो, मैं दोनों तरफ समेशन लगा रहा हूँ, इधर भी समेशन लगा रहा हूँ, इधर भी समेशन, हर टर्म पे लग जाएगा, समेशन आ जाएगा, ठीक है। अब समेशन म्यू पे है तो वो म्यू पे जाएगा, अब म्यू पे जाएगा, इस यहाँ तो म्यू है नहीं, यहाँ पे म्यू नहीं, यहाँ पे म्यू है, तो यहाँ पे जाएगा, समेशन जो है अंदर चला जाएगा। ये हो गया समेशन यहाँ पे। तो एक चीज़ हमने ये भी पढ़ा था कि यू म्यू का स्क्वायर जो है ये कुछ कांस्टेंट होता है, निश्चर होता है, ये इनवेरिएंट होता है, पहले पढ़ा था। फोर वेलोसिटी का जो पढ़ा था ना, फोर वेलोसिटी के जो टर्म्स है उनके स्क्वायर का एडिशन, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ कंपोनेंट्स, ये माइनस c² के बराबर होता है, ठीक है। तो लिख दो यहाँ पे समेशन यू म्यू डॉट एफ म्यू इक्वल टू ये माइनस c² के बराबर, ये माइनस c² के बराबर डी एम नॉट बाई डी टॉ, और ये आ गया एम नॉट बाई 2, ये माइनस c² आएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, तो d माइनस c² है तो माइनस को तो ले लो बाहर, इसको माइनस कर दो, अपॉन डी टॉ। ये c² है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो ये टर्म तो पूरा 0 हो गया। दूसरा, ये एम नॉट है, रेस्ट मास है, ये विराम द्रव्यमान, और विराम द्रव्यमान भी नियत होता है, सब में कांस्टेंट होता है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन 0, तो ये तो दोनों ही टर्म 0 हो गए, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। इसका मतलब इधर से क्या मिला मुझे? समेशन ऑफ यू म्यू डॉट एफ म्यू क्या मिल गया मुझे? 0 मिल गया, ठीक है। ये 0 मिल गया तो इसका मतलब है कि ये दोनों परपेंडिकुलर है। ये 0 मिलने का मतलब ये है ऐसे
कि इसमें देखो म्यू का वैल्यू 1 से 4 तक, तो इसका मतलब ऐसा है एक तरीके से u1 f1 प्लस u2 f2 प्लस u3 f3 प्लस u4 f4, इसका मतलब ऐसा है, ये है समेशन का मतलब। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि u का वेक्टर डॉट f वेक्टर, नहीं समझ आया, ये ऐसा है एक तरीके से 4 डायरेक्शन हो गए ना, तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये एक तरीके से बन के लास्ट में u वेक्टर डॉट f वेक्टर बनेगा, क्योंकि u वेक्टर डॉट f वेक्टर को जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो चारों कंपोनेंट इस तरीके से तो मल्टीप्लाई होते हैं, तो इसका मतलब है कि ये डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया, तो इसका मतलब u और f कैसे हैं, परपेंडिकुलर है, लंबवत है। ठीक है, मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। क्या किया, हमको ये प्रूव करना है कि, तो हमने एक कि ये परपेंडिकुलर होते, तो एक एक कंपोनेंट ले लिए, एक एक कंपोनेंट लिए, तो पहले u म्यू को तो ऐसे रख दिया, f म्यू को हमने मोमेंटम के टर्म में ऐसे लिखा जाता है इसको, फिर p म्यू का वैल्यू ये होता है, ये रखा, तो इसका डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन करके इसको u म्यू स्क्वायर के टर्म में चेंज करने के लिए ये सिस्टम यूज कर लिया, ये सिस्टम यूज करके फाइनली इसका वैल्यू जो u म्यू स्क्वायर का वैल्यू होता है समेशन लगा दिया। समेशन इसलिए लगाया क्योंकि समेशन लगाने पर इस चीज़ का हम वैल्यू हम लोग कॉन्स्टेंट माइनस सी स्क्वायर के इक्वल रख सकते हैं, तो माइनस सी स्क्वायर रख दिया, इसके बाद में फाइनली ये 0 आ जाता है, क्योंकि एम नॉट भी कांस्टेंट होता है, सी स्क्वायर भी एक नियतांक है, कांस्टेंट है, तो वो भी 0 हो गया, तो ये क्या आ गया, ये 0 के इक्वल आ गया, ये 0 आ गया, मतलब डॉट प्रोडक्ट 0 मतलब परपेंडिकुलर है, लंबवत। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, जो नोट्स में दे रखा है वही करवा देते हैं। क्या है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि किसी रॉकेट को किस वेलोसिटी से मूव कराए कि उसकी लंबाई स्थिर लंबाई की आधी हो जाए। कोई रॉकेट है, उसको कितनी स्पीड से हम लोग चलाए कि उसकी जो लंबाई लेंथ है वो उसकी हाफ हो जाए ओरिजिनल लेंथ की। तो हमारे पास में लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, L = L0√1 - v²/c², ये होता है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। ये L0 है, वो जब रुका हुआ तब उसकी लेंथ है, और ये जब गति कर रहा है तब है। तो ये बोल रहा है कि कितनी स्पीड से गति कराए, कितनी स्पीड से उसको भगाए, भेजे कि उसकी जो लेंथ है L, वो उसकी जो प्रॉपर लेंथ है उसकी आधी हो जाए, मतलब L0 की कितनी हो जाए, आधी हो जाए, कितनी स्पीड से चलाए। तो L = L0/2 हो जाना चाहिए, तो L का वैल्यू यहाँ पे रखो, L0/2 हो जाना चाहिए, L0√1 - v²/c²। इस टाइप के क्वेश्चन अब आपके आते नहीं है, लेकिन मैं करवा देता हूँ क्योंकि टॉपिक से है, तो आ भी सकते हैं, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं कि नहीं आएगा। ये बच गया 1/2√1 - v²/c², दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो ये हो गया 1/4, ये हो गया 1 - v²/c², और एक को इसको इधर भेज दो, v²/c² को इधर ले आओ, 1 - 1/4, ये हो गया 3/4। ठीक है, तो v का वैल्यू आ गया ये c√3/4, ये आंसर आया। मेन कंसेप्ट तो यही था, आगे तो सॉल्यूशन था कि इसको किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। बाकी यही था कि कितनी स्पीड से हम लोग वेलोसिटी कितना आना चाहिए कि इसकी लेंथ ओरिजिनल लेंथ का आधा हो जाए। तो ये कि लेंथ है जो ओरिजिनल लेंथ का आधा हो जाए, L का वैल्यू L0/2 आना चाहिए। ये था मेन फंडा। तो आगे तो कैलकुलेशन था, जिसको ये समझ आ गया वो कर सकता है, जिसको ये नहीं समझ आया फिर बाकी आगे कितना ही मैथमेटिक्स आए वो नहीं कर सकता। ठीक है, तो मेन लॉजिक ये था इसका। ठीक है, अब देखो अब तक जो पढ़ा ना उसमें क्या इंपॉर्टेंट है मैं बता देता हूँ। एक तो डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर प्रभाव। ठीक है, दूसरा ये है कि अभी जो क्वेश्चन करवाया था इससे पहले, इस क्वेश्चन से पहले, u = f वाला, वो वाला। तीसरा एक हमने समेशन ऑफ u² किया था, u म्यू स्क्वायर, कि वेगों के चतुर्विम वेगों के घटकों का वर्गों का योग, द समेशन ऑफ ऑल द समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ 4 वेलोसिटीज। ये जो होता है वो -c² के इक्वल होता है। ये प्रूव करने के लिए आ जाता है कई बार कि निश्चर है, या फिर
ये जो पी म्यू का स्क्वायर था ना कि मोमेंटम के वर्गों का योग, वो होता क्या आया था माइनस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर, आई थिंक ये आया था, अभी मेरे को क्लियरली याद नहीं है। एम नॉट स्क्वायर था कि एम नॉट स्क्वायर ही था, हाँ जो भी था, ये इस तरीके से आया था। ठीक है, तो ये हाँ ये चार चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट। ये तो छोटे छोटे हैं, इनमें तो कुछ नहीं, आधे आधे पेज के हैं ये दोनों, तो ये तीनों ही। ये डॉपलर इफेक्ट है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट, ये चार चीज़ें इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि अगर हम लोग वो 4 वेक्टर स्पेस नहीं पढ़ते तो ये कभी चीज़ समझ नहीं आती है, कभी डॉपलर इफेक्ट नहीं समझ में आता, उसमें भी आईसीटी वगैरह आता है, तो वो चीज़ इसलिए पढ़ी गई कि ये चीज़ ये समझ में आ जाए। तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, जो अब तक मैं बता रहा था कि एक इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है। अब इसके बाद में हम लोग कुछ नई चीज़ें पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी यहीं पे स्टॉप कर दे इसको, चलिए ठीक है।